हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम के बारे में। तो आइए जानते हैं व्हाट इज बाइनोमियल थ्योरम। तो सबसे पहले इसके नाम से ही क्लियर है, इसके नाम पे हम देख सकते हैं बाई मींस टू। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कि दो टर्म होती हैं उस एक्सप्रेशन को हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन बोलेंगे। अब आप कह सकते हैं कि दो टर्म मींस x प्लस 2x, क्या ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है? तो हम कहेंगे जी नहीं, ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। तो जो दो टर्म होनी चाहिए दैट शुड बी डिसिमिलर, लाइक x प्लस y या फिर x प्लस x स्क्वायर। तो इस तरीके की जो बाइनोमियल जिसमें कि दो टर्म है, दो डिसिमिलर टर्म है, ऐसे एक्सप्रेशन को मैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन बोलता हूं। ठीक है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन बोलता हूं। अब बाइनोमियल थ्योरम में हम एक्चुअल में क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो यही, अगर मैं इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन की पावर को रेज कर दूं n, या फिर मैं कुछ भी कर सकता हूं लाइक x प्लस y रेज टू पावर 100, लाइक x प्लस x क्यूब टू द पावर 50। तो इस तरीके की इस तरीके की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम एक्सपेंड करेंगे इस बाइनोमियल थ्योरम के मदद से। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अभी तक हमने छोटी क्लासेस में अक्सर पढ़ा है कि x प्लस वाई रेज टू पावर 2 कितना होता है। तो अगर हम इसको इवेल्युएट करें तो इसको हम इवेल्युएट सिंपली ऐसे करते हैं x प्लस वाई इंटू x प्लस वाई। अभी हम जानते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम के पीछे का आइडिया क्या है, उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं देन आई विल गेट x स्क्वायर प्लस xy प्लस yx प्लस y स्क्वायर, मींस x into x स्क्वायर, x into y xy, y into x yx, y into y y स्क्वायर। इस तरीके से मुझे एक एक्सप्रेशन मिलता है। इसी तरीके से अगर मैं x प्लस वाई का होल क्यूब निकालना चाहूं, तो अगर इसको मैं एज अ लिखना चाहूं तो ये दिस इज 2xy प्लस वाई स्क्वायर, बिकॉज x y और y x कॉम्पिटिटिव होती है, हमें पता है, बोला सेम। इसी तरीके से x प्लस वाई का होल क्यूब को मैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू x प्लस वाई की तरीके से आगे सॉल्व कर सकता हूं। तो यहां से मुझे एक्सप्रेशन मिलेगा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर प्लस y क्यूब। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम के पीछे का आइडिया क्या जनरेट हुआ कि यहां पर जो x एंड y को मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं, वो तरीके यहां पर लिखे गए हैं। मतलब अगर मैंने x और y को लिया तो इनको प्रोडक्ट की टर्म्स में मैं x y और y x लिख सकता हूं, यानी कि x और y को मैं दो तरीके से अरेंज कर सकता हूं। 2 फैक्टोरियल, कितने तरीके से? 2 फैक्टोरियल। अब 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 से लेकर 2 तक, 1 into 2। इसी तरीके से n फैक्टोरियल क्या होता है? 1 से लेकर n तक के जो नंबर होते हैं उनका प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसी तरीके से यहां पर आप देखेंगे कि अगर मैं 2x लेता हूं तो इनको अरेंज करने के तरीके कितने होते हैं? हमने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में पढ़ा है, दैट इज 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, बिकॉज 2 आर रिपीटेड। तो यहां से मेरा आंसर आएगा 3। तो जो यहां पे 3 रिप्रेजेंट कर रहा है, सिमिलरली यहां पर जो 3 है, सिमिलरली यहां पर जो 1 है, सिमिलरली यहां पर जो 1 है, दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ वेज आई कैन अरेंज दीज नंबर ऑफ टर्म। यहां पर मैं 3x जो है, 3 आइडेंटिकल x मतलब x क्यूब मतलब x into x, इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं? दैट इज 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, राइट? तो ये नंबर ऑफ वेज यहां पर लिखे जाते हैं। तो इसी कंसेप्ट के ऊपर आगे चलकर
एक जनरल फॉर्मूला तैयार हुआ, दैट इज फॉर x प्लस वाई रेज टू पावर n के लिए, और इसी को ही बाइनोमियल थ्योरम के रूप में जाना जाता है। तो इसको कैसे हम एक्सपेंड करते हैं, दैट इज nc0 x टू द पावर n y रेज टू पावर 0 प्लस nc1 x रेज टू पावर n माइनस 1 y रेज टू पावर 1, मीन्स x की पावर घटती जाएगी, y की पावर बढ़ती जाएगी। जितना यहाँ पर लिखा हुआ होगा वही पावर में y की पावर में लिखता जाऊंगा, ठीक है। nc2 x रेज टू पावर n माइनस 2 y रेज टू पावर 2, और इसी तरीके से आगे बढ़ता जाऊंगा एंड एट लास्ट आई गेट ncn x की पावर 0 y की पावर n, मीन्स मैं x की पावर घटाता हुआ जा रहा हूँ, डिक्रीज करता हुआ जा रहा हूँ, एंड y की पावर को मैं बढ़ाता हुआ जा रहा हूँ और n तक जाने वाला हूँ, है ना। इससे पहले हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर देख सकते हैं, इधर देखिए कि पहले x की पावर 3 थी, फिर 2 हो गई, फिर 1 हो गई, और लास्ट में जाके 0 हो गई। y की पावर यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे 1 हो गई, यहाँ पे 2 हो गई, और यहाँ पर 3 हो गई। तो इस तरीके से एक पैटर्न इसमें हमने देखा, ये जो x प्लस वाई रेज टू पावर n है, इसको हम बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं, इसको हम बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि यहां पर मैं nc0 nc1 क्या है, तो पढ़ने में भी नहीं आ रहा है, व्हाट इज दिस। तो अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका मतलब क्या है ना। तो nc0 इज अ नोटेशन, इसका मतलब यह है कि मेरे पास कोई n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, और उसमें से मैं 0 चूज कर रहा हूं, चूजिंग 0। इसी तरीके से nc1 का मतलब ये हुआ कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से किसी एक ऑब्जेक्ट को मैं चूज कर रहा हूं, ठीक है। इसी तरीके से nc2 का मतलब हुआ कि मैं n में से कोई 2 ऑब्जेक्ट चूज कर रहा हूं। c मतलब आप चूज भी कह सकते हैं और इसको हम कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट सिलेक्शन, सेलेक्ट करना, मुझे सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो जनरल अगर इसका फॉर्मूला देखा जाए तो दैट इज NCR, और इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, राइट। n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अब यहाँ पर दो चीजें हैं कि ये n की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। तो जो n है उसकी वैल्यूज, n जो है ना, n की वैल्यूज 1 2 3 4 मीन्स I can say n belongs to नेचुरल नंबर। n जो होगा नेचुरल नंबर होता है। अब ये जो r होता है ये क्या होता है, ये होल नंबर होता है, 0 1 2 3 4 एंड so r belongs to I can say होल नंबर, ठीक है। तो अब यहां पर हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि अगर मुझे कोई चूज करने के लिए कोई चीज दी गई है, तो जो मैं मेरा n है वो मेरे पास एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट तो होना चाहिए ना, एटलीस्ट एक होना चाहिए, उसके बाद 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और n भी हो सकते हैं, राइट। तो n का वैल्यू एटलीस्ट 1 होना चाहिए, और r अगर मुझे चूज करने के लिए कोई ऑप्शन दिया जाए तो हो सकता है कि मैं कुछ भी चूज ना करूं, दैट रिप्रेजेंट 0, हो सकता है मैं 1 2 3, लेकिन जो r का वैल्यू होता है वो 0 हो सकता है मिनिमम, और मैक्सिमम आपको अगर मैंने बोला कि आपको n ऑब्जेक्ट में से चूज करना है, तो आप ऐसा तो कर नहीं सकते कि n ऑब्जेक्ट दिया आप n+1 ऑब्जेक्ट चूज कर लें। तो r का भी लिमिट होता है कि आप n से ज्यादा नहीं जा सकते। तो ये जो NCR है ना, इसको डिफाइन होने के लिए ये सब कंस्ट्रेंट होने चाहिए कि जो n है वो नेचुरल नंबर होगा, r जो होगा वो 0 से लेकर n के बीच में होगा, एंड दैट विल बी होल नंबर, राइट। तो ये NCR है। अब बात आती है फैक्टोरियल की, तो फैक्टोरियल में चलते हैं।
इसको ये ऐसा लिखते हैं या फिर ऐसा लिखते हैं, दिस इज फैक्टोरियल। तो इसमें जो n फैक्टोरियल है दैट मींस 1 into 2 into 3 into 4 into and so on up to n तक मैं इंटू कर रहा हूँ। इसको हम समटाइम्स वी कैन राइट इट एज n minus 1 into n minus 2 and so on up to 1। ठीक है, इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज होती है बहुत सारी, और इसमें जैसे n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ, देखिए इससे आगे फिर n minus 1 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट हुआ है, तो आई कैन राइट डाउन इट एज n into n minus 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, और कुछ चीजें हमें याद भी रखनी है। फैक्टोरियल का मतलब अरेंजमेंट से है, फैक्टोरियल का मतलब अरेंजमेंट का है, अरेंजमेंट, ये मुझे चीजों को अरेंज करना है। तो इसी तरीके से यहाँ पर 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू लिखना चाहे तो 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है। 1 इसलिए होता है कि 0 ऑब्जेक्ट में कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, तो आई हैव ओनली वन ऑप्शन कि मैं 0 ऑब्जेक्ट है तो उसको 0 एक तरीके से मैं अरेंज कर सकता हूँ। 1 फैक्टोरियल का वैल्यू भी 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का 2 into 1 equal to 2 होता है। इसी तरीके से 3 फैक्टोरियल is equals to 3 into 2 into 1 that is 6। 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1 that is 24। इसी तरीके से 5 फैक्टोरियल का वैल्यू 120 होता है, 6 फैक्टोरियल का वैल्यू 720 होता है, 7 फैक्टोरियल का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, राइट, 720 का 7 का इंटू करके। ठीक है, तो अब फिर से हम ये जो बेसिक टर्म्स थी वो हमने जान लिया, अब हम फिर से बाइनोमियल थ्योरम में चलते हैं। लेट्स मूव टू बाइनोमियल थ्योरम। तो x plus y raised to power n, it can be written as MC0 x raised to power n y raised to power 0 plus NC1 x raised to power n minus 1 y raised to power 1 plus NC2 x raised to power n minus 2 y raised to power 2 plus NC3 x raised to power n minus 3 y raised to power 3 and so on up to NC n minus 1 तक चलते हैं। अभी पहले x raised to power 1 y raised to power n minus 1 plus NCn x raised to power 0 y raised to power n, right? So ये बाइनोमियल थ्योरम है, इसमें हम NC0 का वैल्यू निकालेंगे तो फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। व्हाट आर दोज इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन? कि अगर मैं देखूंगा तो जो मेरी टर्म है 0 से लेकर n तक जा रही है, तो 0 से लेकर n तक जा रही है, इसका मतलब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा? तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू n प्लस 1। हम x प्लस y का होल स्क्वायर में भी देख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। इसमें भी 3 टर्म्स हैं, जितना पावर है उससे एक ज्यादा है। तो अगर पावर आपकी n है, बाइनोमियल जो एक्सप्रेशन है उसकी पावर n है, तो आपके पास एक टर्म ज्यादा होती है। ठीक है, इसके अलावा हम NCn में देख सकते हैं। NCn में अगर हम देखेंगे तो इसको हम n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और जिसका वैल्यू अगेन जिसका वैल्यू अगेन 1 आएगा। तो यहां से एक ऑब्जर्वेशन मिली, इसी तरीके से अगर मैं NC1 को और NCn-1 को कैलकुलेट करूं तो
मुझे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का वैल्यू सेम मिलेगा। बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होता है? इसको हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोलते हैं, जिसमें c होता है बाइनोमियल कोएफिशिएंट। तो जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है वो स्टार्टिंग से और एंडिंग से सेम होता है। तो क्या लिखेंगे? बाइनोमियल कोएफिशिएंट फ्रॉम beginning and from end are same. From beginning और from end जैसे कि NC0 है that will be equal to NCN, इसी तरीके से NCN-1 will be equal to NC1। ठीक है, NC2 जो होता है NCN-2 के बराबर होता है। तो यहां से एक और मेरे पास ऑब्जर्वेशन आई, NCR जो होता है वो NCN-R के बराबर होता है। तो ये ऑब्जर्वेशन मुझे मिली। एक मुझे मिला कि अगर बाइनोमियल कोएफिशिएंट है वो बिगिनिंग से और एंड से क्या होगा? सेम होता है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम ज्यादा उसमें ना जाके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे? उसको डायरेक्टली उसके कौन से नंबर की टर्म मुझे फाइंड करनी है वो हम डायरेक्टली फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मैं एक बाइनोमियल कोएफिशिएंट ले लूं और इसके अलावा इसी में x प्लस एक चीज और हम डिस्कस कर सकते हैं कि x प्लस y रेज़ टू पावर n, इसमें इसको मैं अगर फर्स्ट टर्म बोलूं t1, ओके, इसको अगर मैं सेकंड टर्म बोलूं t2, राइट, इसको मैं t3 बोलूं तो इसके सबस्क्रिप्ट में देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पर 2 है। तो जिसके सबस्क्रिप्ट में 2 है वो थर्ड नंबर की टर्म है, जिसके सबस्क्रिप्ट में 1 है वो सेकंड नंबर की टर्म है, जिसके सबस्क्रिप्ट में 0 है वो फर्स्ट नंबर की टर्म है, राइट। तो अगर मैं rth टर्म लिखना चाहूँ, जनरल टर्म, राइट, rth टर्म जो है तो दैट वुड बी tr+1। सबसे पहले अगर rth टर्म मैं बोलना चाह रहा हूं, r+1 टर्म बोलते हैं, चलो r+1 टर्म अगर मैं बोलूं तो tr+1 आएगा। और हमें पता है कि t3 जैसे यहाँ पे t3 है तो nc2 आ रहा है, t2 है तो nc1 आ रहा है। एक कम लेंगे, r+1 तो r लेंगे, यानी कि n, 1 सेकेंड, NCR, x लिख लिया आपने, y लिख लिया, तो जो r यहाँ पे इसकी पावर में चला दीजिए n-r। मतलब ऐसा जरूरी नहीं आप x की पावर में भी r चला सकते हैं, इस x की पावर में भी आपने कौन सा नोटेशन यूज किया वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर सम ऑफ एक्सपोनेंट इज n, राइट। तो हम एक और ऑब्जर्वेशन यहाँ पर देख सकते हैं, सम ऑफ एक्सपोनेंट in variable term of each term, sum of exponent in each term is always n। हम देख सकते हैं n-r+r n ही होगा। जैसे कि अगर हम देखें यहां पर हम देख सकते हैं 1 और n-1 को अगर मैं ऐड करूं तो भी n आएगा, 0 और n को ऐड करूं तो भी n आएगा, n और 0 को ऐड करूं तो भी n ही आएगा, n-1 n ही आएगा, x की पावर n-2 और y की पावर 2 दोनों को ऐड करने पर भी n ही आएगा। तो हमेशा जो पावर का सम होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू n। ठीक है, ये चीजें हमें क्लियर है। तो अब हम ज्यादा थ्योरेटिकल डिस्कस ना करके एक हाथ क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन है कि 7 टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 7th टर्म
सेवंथ टर्म मुझे निकालनी डायरेक्टली, है ना, क्योंकि हमने अब डायरेक्टली जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला देख लिया है। तो 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y रेज़ टू पावर 11, राइट। इसमें मुझे सेवंथ टर्म निकालना है, तो हमने बोला कि जो टर्म निकालनी है तो वो टी आर में लिखो, लिख दिया। और जब एनसीआर लिखने का टाइम आएगा तो आर से कम लिखेंगे, ठीक है। तो आर लिखा तो आर का वैल्यू 7 है, तो T7 इज इक्वल टू n, n मतलब यहां पर n का वैल्यू एक सेकेंड, सबसे पहले टी आर लिख लेते हैं। टी आर का जो फॉर्मूला मैंने बताया था दैट इज एन सी आर माइनस 1, वहां पर मैंने r प्लस 1 करके बताया था, आप देख सकते हैं। यहाँ पर r लिखो तो r माइनस 1, नो कंफ्यूजन, x एंड y की पावर r माइनस 1, जो यहाँ पे लिखा सब्सक्रिप्ट में वो y की पावर में डाल दिया, और n में से इसको हटा देंगे तो इसकी पावर आ जाएगी, तो दैट इज n माइनस r प्लस, राइट। अब यहाँ पर तो मुझे सेवंथ टर्म निकालनी है, सिंपल, तो T7 इक्वल टू 11C6 नॉट 7 है, यहाँ पर 6 मुझे लिखना है, x रेज़ टू पावर y रेज़ टू पावर 6 और इसकी पावर 5। अब यहाँ पर x की जगह पर 2x है, तो 2x लिख लिया मैंने, और y की जगह पर माइनस 3y है, तो 3y लिख दिया, ठीक है। अब इसको हम चाहे तो एक्सपेंड कर सकते हैं, तो I से कि हम एक्सपेंड ना करके इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 11C6 इंटू 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू माइनस 3 की पावर 6 है, तो माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, x की पावर 5 y की पावर 6, दिस इज आवर आंसर। डायरेक्टली सेवंथ टर्म हमने निकाल लिया। इसी तरीके से इसमें अदर टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं जिसमें हमें इंडिपेंडेंट टर्म निकालनी होती है, राइट। इंडिपेंडेंट टर्म में जिसमें x हो ही ना, है ना। तो अभी हम कुछ ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन इज x माइनस 1 अपॉन x रेज़ टू पावर 6, राइट। x माइनस 1 अपॉन x रेज़ टू पावर 6, इसमें मुझे क्या निकालना है, कांस्टेंट टर्म। क्या निकालना है, कांस्टेंट टर्म, या फिर इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x और वेरिएबल, किसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। इंडिपेंडेंट टर्म, तो इसको हम कैसे करते हैं, इसको करने के कई तरीके, लेकिन मैं जो डिस्कस करूंगा थोड़ा सा हम फास्ट करना चाहेंगे। तो मैं हमेशा इसको ऐसा बनाना चाहूंगा कि मैं यहां से x कॉमन ले लेता हूं, राइट। x मुझे कॉमन लेना है, तो मैं x की पावर 6 कॉमन आ गया, यहां पर मेरा 1 बचा माइनस, यहाँ पे x था नहीं तो हमने x उधार लिया, उधार ले लिया तो चुकाना पड़ेगा, 1 अपॉन x स्क्वायर की पावर 6, ठीक है। अब देखिए मुझे कांस्टेंट टर्म निकालनी, कांस्टेंट टर्म मतलब जिसमें x प्रेजेंट ना हो। अब यहाँ पे x की पावर 6 तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो अगर मैं इस x की पावर 6 को कैंसिल कर पाऊं तो मेरे पास कांस्टेंट टर्म मिल जाएगा। क्या मैं x की पावर 6 क्रिएट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है और x स्क्वायर का अगर मैं क्यूब कर दूं तो x की पावर 6 अपॉन में आ जाएगी और कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसा तब होगा जब मैं इसकी पावर, इस सेकेंड टर्म की पावर 3 करूं, और पावर 3 कौन से कब होगा, जब NC3 लिखूंगा, यानी 6C3 लिखूंगा, यानी कि फोर्थ टर्म में, इसमें फोर्थ टर्म में। तो यानी कि मैंने सारा कैलकुलेशन ऑलरेडी कर लिया है, तो मुझे पता है कि मुझे NC3 निकालना है, तो फोर्थ टर्म में आएगा। तो मैंने किया 6C3, थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। 1 रेज़ टू पावर 3 होगा और माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर रेज़ टू पावर 3 होगा, ठीक है। अब यहां से तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, इंटू माइनस 6C3 इंटू 1 अपॉन x रेज़ टू पावर 6, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और अगर मेरे से पूछा गया था कांस्टेंट टर्म बताना है,
तो मेरा काम तो यहीं पर मैंने आइडेंटिफाई कर लिया था, तो मैं यहीं से आंसर दे सकता था 4th टर्म, राइट। अब अगर कोएफिशिएंट वो दूसरा तरीका भी है उसका, वो पूछ सकता है कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, या फिर वो पूछ सकता है बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, तो हम सबके आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये जो टर्म यहां पर लिखा है, ये जो -63, हम चाहे इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, इट विल बी द आंसर, यही आंसर होगा अगर उसने मेरे से कोएफिशिएंट पूछ लिया, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। -6C3 जो है इसको हम सॉल्व कर देते हैं, ओके। तो -6C3 कैन बी रिटन एज 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 है, 3 फैक्टोरियल, 6 - 3 फैक्टोरियल, सो इट वुड बी 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, और इसको और लिखेंगे 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल × 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल को कैंसिल कर दिया, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6 होता है, वी ऑलरेडी नो, तो हम कैंसिल कर देंगे, 5 हो जाएगा, इज द आंसर, ठीक है। तो आज इस टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, समेशन ऑफ सीरीज है, मल्टीनोमियल थ्योरम है ना, इसमें ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, ग्रेटेस्ट टर्म है, ऐसे बहुत सारे इसमें टॉपिक हैं, नेगेटिव इंडेक्स के लिए बाइनोमियल थ्योरम क्या होगा, ये हम सब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।